नमस्कार साथियों। स्टूडेंट्स, आज से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि होगी वीकली करंट अफेयर की। आज से हर संडे को पूरे सप्ताह में जो भी चर्चा में रहेगा न्यूज में, उसे हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। यह जो हमारी क्लास होगी, यह जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज होगा, यह पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए होगा। हमने कई जो यूट्यूब चैनल्स हैं, टीचर्स हैं, उनका जो वीडियो था, क्लासेस थी, उसको देखा, जिसमें सिर्फ इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए जो है वह करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है और उन्हीं के लिए जो है वह विभिन्न प्रकार की सीरीजें चलाई जा रही थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो कठिनाई हमने झेली है, वह आने वाले जो हमारे साथी हैं उनको न झेलनी पड़े। इसलिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे, न्यूज़ होंगी, जो कि हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है, तो उसको एक फ़िल्टर्ड वे में हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो यह करंट अफ़ेयर की जो हमारी सीरीज़ होगी, यह वीकली आधार पर होगी, यानी कि सिर्फ़ संडे को आएगी, जो कि लगातार जो 6 से 7 दिन में चर्चा का विषय रहेगा, उसको हम आप तक पहुँचाएँगे। तो यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आप लोग भी इस सीरीज के साथ जुड़िए और इसे कंटिन्यू बनाने में हमारी सहायता करें। यह सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी होगी, जिसमें जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मेंस के लिए एनालिटिकल वे में जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको भी कवर कराया जाएगा, उनका जो क्रक्स होगा उसको लेकर आप तक पहुंचाया जाएगा और इसके अलावा कुछ फैक्चुअल जानकारी जो कि हमारी यूपी पीसीएस या किसी अन्य स्टेट की जो सिविल सर्विसेज सेवाएं हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो यानी कि जो यह हमारी करंट अफेयर की वीकली सीरीज होगी, यह यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो इस सीरीज के साथ जुड़िए और इस सीरीज की जो इसका जो पीडीएफ होगा, जो पीपीटी है हमने तैयार की है, वो हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया जाएगा और उसका लिंक आप जो है वह डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप करंट अफेयर के लिए एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लेंगे तो इनफ होगा। तो क्या करना है, करंट अफेयर के लिए सिर्फ एक वीकली क्लासेस जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा एक किसी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन होगा उसका एक वीकली एक मंथली मैगजीन जो है वह देख लीजिएगा, तो जो कि करंट अफेयर के लिए इनफ होगा। तो डेली बेसिस पे क्या होता है स्टूडेंट, डेली बेसिस पे करंट अफेयर काफ़ी लेंदी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको जो है वह फ़िल्टर्ड वे में आप तक पहुँचाया जाए और जो डेली बेसिस पे आते रहते हैं न्यूज़ उनको फ़िल्टर किया जाए और एक वीकली क्लास में आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी यह पहली क्लास होगी और अब से हर संडे को जो है आपको सुबह से शाम तक में किसी भी टाइम जो है वह आपको हमारे इस चैनल पर यह वीकली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पीपीटी की ओर और देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते जो चर्चा का विषय रहा वह था क्या, वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में जानते हैं, काफी स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने तैयार किया है इसको और इसको देखिए और इसकी पीपीटी जो है आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो वित्त आयोग जो है वह इस हफ्ते चर्चा में आया। तो वित्त आयोग के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि अनुच्छेद 280 के तहत यह क्या होता है, स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, इसको राष्ट्रपति जो है वह क्या करता है, वित्त आयोग की स्थापना करता है आर्टिकल 280 के तहत। यह हमने जाना है। इसके अलावा यदि इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 इसमें सदस्य होते हैं, जबकि इसकी अवधि जो होती है, यानी कि इसकी अवधि क्या होगी, वह राष्ट्रपति द्वारा जो है क्या होती है, निर्धारित की जाती है। कोई निश्चित अवधि जो है हमारे संविधान में इसको लेकर नहीं दी गई है। तो इस प्रकार के एनालिटिकल टाइप के जो है वह क्वेश्चन हमारे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे उसी वे में जो है वह तैयार किया गया है। तो इसकी अवधि क्या हमने देखा, इसकी अवधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि इसके जो सदस्य होते हैं यह पुनर्नियुक्ति के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। पुनर्नियुक्ति के यानी कि यदि एक बार कोई
व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य बन गया तो वह पुनर्नियुक्ति का पात्र हो, यानी वह दोबारा भी बन सकता है। ठीक, और इसके कार्यों की बात करें हम, यानी कि वित्त आयोग के कार्य देखें तो क्या होगा, केंद्र और राज्य का क्या करेगा, कर आय वितरण, यानी कि जो हमारे देश की जनता द्वारा कर वसूला जाता है उसका जो वितरण होगा वह केंद्र और राज्य में किस अनुपात में होगा, उसके क्या क्या मानदंड होंगे उसको अभी हम देखेंगे कि किन किन आधारों पर जो है वह वित्त आयोग जो होता है वह केंद्र और राज्यों के मध्य आय का वितरण करता है। तो ठीक, आय का वितरण हो गया। नेक्स्ट है सहायता अनुदान, यानी कि आर्टिकल 275 के तहत जो सहायता अनुदान आपने पढ़ा होगा उसके सिद्धांतों पर सलाह देता है, यानी कि किस सिद्धांत पर, किस आधार पर जो है वह कौन से स्टेट को कितनी सहायता अनुदान आर्टिकल 275 का प्रयोग करते हुए दिया जाए, तो इसकी भी सलाह जो है वह कौन देता है, वित्त आयोग देता है। नेक्स्ट यदि देखें तो यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य निधियों में वृद्धि करने का जो है वह उपाय बताता है, यानी कि किस प्रकार से जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं उनके वित्त के लिए किस प्रकार से जो है वह प्रबंध किया जाए उसके बारे में भी सलाह जो है वह वित्त आयोग देता है। और यह अपनी जो रिपोर्ट है, यह अपनी रिपोर्ट जो है एक बार रिपोर्ट तैयार करता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है वह जो ऊपर हमने देखा ये सब उसी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती हैं। तो यह रिपोर्ट अपनी किसको देता है, यह अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति यह रिपोर्ट क्या करता है, संसद को सौंप देता है जिस पर संसद आगे विचार करेगी। ठीक, तो यह सब हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वित्त आयोग है यह कुछ मानदंड निर्धारित करता है जिस आधार पर जो है वह बंटवारा किया जाए। तो इसी आधार पर जो हमारा पिछला 15वां वित्त आयोग, अभी अभी तो 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है, तो 15वां वित्त आयोग जो है वह राज्यों के मध्य जो है, केंद्र और राज्य के मध्य किन मानदंड पर जो है वह बंटवारा किया जाएगा आय का, उसको देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है यह। तो इनकम डिस्टेंस जो होता है, इनकम डिस्टेंस यानी कि राज्यों से, कि राज्य जैसे कि मान लीजिए यूपी हो गया और एमपी हो गया, तो कितना यूपी को मिलेगा कितना एमपी को, इस प्रकार समझिए आप, यानी कि हॉरिजेंटल जो डिवीजन होता है उस संबंध में यह मानदंड कार्य करता है। तो वित्त आयोग विभिन्न राज्यों के मध्य जो है वह किस आधार पर जो है बंटवारा किया जाएगा, तो उसको बता रहा है 15वां वित्त आयोग कि इनकम डिस्टेंस जो है उसका जो वेटेज होगा वह कितना होगा, 45%। यह सब वेटेज दिया है, यानी कि 45% जो है वेटेज ध्यान में रखा जाएगा इनकम डिस्टेंस, यानी कि कौन सा राज्य कितना इनकम अर्न कर रहा है उस आधार पर जो है वह किया जाएगा, तो उसका वेटेज कितना होगा, 45%। नेक्स्ट है 2000 जो 11 है उसका जनगणना, यानी कि 2011 में जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या है, तो उस आधार पर उसका वेटेज कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। कितना, 15%। नेक्स्ट है एरिया, यानी क्षेत्रफल के आधार पर भी 15% जो है वह वेटेज निर्धारित किया है किसने, 15वें वित्त आयोग ने, यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट और इकोलॉजी की यदि हम बात करें तो इस संबंध में 10% ध्यान दिया गया है। कितना दिया गया है, 10%। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10% जो है वह इकोलॉजी और फॉरेस्ट के लिए जो है वह वेटेज निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखें तो डेमोग्राफिक जो होता है, डेमोग्राफिक, तो उसके लिए डेमोग्राफिक यानी कि जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी जो होता है परफॉर्मेंस के आधार पर जनसांख्यिकी का प्रदर्शन क्या है, यानी कि जो देश, सॉरी जो स्टेट है वहां की जो जनसंख्या है उसका प्रदर्शन क्या है, तो उस आधार पर भी जो है वह निर्धारित किया जाता है। तो यदि उस आधार की हम बात करें तो वह कितना है, 12% है, 12.5% है। ठीक, नेक्स्ट यदि हम देखें तो टैक्स एफर्ट, यानी कि कौन सा स्टेट टैक्स कलेक्शन में कितना एफर्ट डाल रहा है, तो उस संबंध में 2.5% जो है वह निर्धारित किया गया है। ठीक, तो इस आधार पर जो है वह राज्यों के मध्य हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो होता है आय का, उसके लिए मापदंड जो है वह 15वें वित्त आयोग द्वारा कुछ निर्धारित किए गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जो है वह यह चीज रही हमारे लिए। तो वित्त आयोग के बारे में हमने देख लिया, चर्चा में था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस हफ्ते एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चर्चा में था, आपने देखा भी होगा शायद इसको, या इसके बारे में सुना होगा, प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट
नेक्सस के बारे में सुना होगा, पूरे हफ्ते काफी चर्चा में रहा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो आरबीआई जो है वो प्रोजेक्ट जो नेक्सस है उसमें शामिल हो गया है। ठीक, तो हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक, वह क्या है, वह प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। यह क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, यानी कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वह अंतरराष्ट्रीय पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो कई देश हैं उनके घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना। फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना यानी कि जैसे भारत का यूपीआई हो गया, क्या हो गया, भारत का यूपीआई हो गया। इसी प्रकार यदि हम देखें तो थाईलैंड और सिंगापुर इत्यादि का क्या हो गया, एफपीएस, फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार के जो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम है उनको क्या है, जोड़ना, उनका एक नेक्सस बनाना, उनको जोड़ना, यह एक अंतरराष्ट्रीय पहल है। ठीक, तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है कि जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम है, उनको जोड़ना। ठीक, तो जो हमने भी बताया कि जो भारत का यूपीआई है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर का एफपीएस है, तो उसको जो है वह जोड़ा जाएगा इसमें। ठीक, और यह जो है वह यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस द्वारा जो है क्या क्या है, संकल्पित है। किसके द्वारा, बीआईएस। बीआईएस एक संस्था है। इसके बारे में जो है आप होमवर्क जरूर कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा किसी कोने पे बीआईएस के बारे में। ठीक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में। तो इस प्रकार जो है वह प्रोजेक्ट नेक्सस है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में हमने देखा। और प्रोजेक्ट नेक्सस की यदि बात करें तो यह जो हमारा डी डॉलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आपने चर्चा में सुना होगा, उसको लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बढ़ावे के लेकर, जैसे कि आपने सुना होगा रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण, तो उसको लेकर यह काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक, तो प्रोजेक्ट नेक्सस उससे भी रिलेटेड है, किससे, रुपए, भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। इसके अलावा जो चर्चा में रहा इस हफ्ते वह था क्या, रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो यह डीआरडीओ द्वारा विकसित सुखोई 30 MKI से लॉन्च होने वाली हवा से सतह पर, यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो किससे लॉन्च होगी, सुखोई 30 MKI से। ठीक, तो रुद्रम वन जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एक क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो हवा से सतह पर सुखोई एक क्या है, एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है भारत का, और उसी से जो है यह संचालित की जाएगी रुद्रम फर्स्ट को। और यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तो उत्पादक मूल्य सूचकांक। ठीक, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में देखते हैं, यह भी चर्चा में आया था। तो देखते हैं, तो यह घरेलू बाजार में बेची गई या निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों और औसत परिवर्तन को मापता है। प्राप्त कीमतों में जो औसत परिवर्तन होता है उसको मापता है। ठीक, तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो जो घरेलू बाजार में बेची गई या निर्यात की गई वस्तुएं होती हैं, जो घरेलू बाजार में बेची गई या निर्यात की गई वस्तुएं या सेवाएं होती हैं, उनके जो उत्पादक होते हैं उनको जो कीमतें प्राप्त होती हैं, यानी कि मान लीजिए एक मान लीजिए एक उत्पादक यहाँ पे आप हैं, इन्होंने जो है वह 2023 में कुल जो मूल्य प्राप्त किया वस्तुओं और सेवाओं के बेचने से या उसके निर्यात से, या उन्होंने घरेलू मार्केट में बेचा या उसको अंतरराष्ट्रीय में मार्केट में बेचा, तो उससे मान लीजिए इन्होंने 100 रुपए क्या है, अर्न किया। नेक्स्ट ईयर यदि देखें तो 2024 में यदि यही इन्होंने 105 रुपये अर्न किया, तो यह जो 5 रुपये का डिस्टेंस है, जो अंतर आ रहा है, वही क्या होगा, वही होगा उत्पादक मूल्य सूचकांक, पीपीआई होगा। ठीक, उसका जो औसत परिवर्तन होता है वही क्या हो जाएगा, पीपीआई हो जाएगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक, तो उत्पादक मूल्य सूचकांक के बारे में हमने जाना, तो इसको इस प्रकार से आप जो है वह समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट जो चर्चा का विषय रहा इस हफ्ते वह था स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन के बारे में जो है वह देखते हैं कि क्या था यह। तो स्टेबल कॉइन जो है यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, जैसे आपने बिटकॉइन इत्यादि के नाम या लिब्रा इत्यादि के नाम सुने होंगे। तो उसी प्रकार की यह एक क्या है, डिजिटल करेंसी है, जिसे एक स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा क्या होगा, मूल्य स्थिरता। जैसे कि जो डिजिटल करेंसी है बोला जाता है कि उसका न तो कोई अपना मूल्य होता है न तो उसमें कोई स्थिरता होती है। तो उसी के लिए जो है एक स्टेबल कॉइन जो है वह बनाया गया है, डिजिटल करेंसी है, यह है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। और इसका उद्देश्य जो बेसिकली क्या होगा, मूल्य स्थिरता का होगा। ठीक, तो मूल्य स्थिरता का होगा। तो स्टेबल करेंसी के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट जो है वह चर्चा में आया था प्रोजेक्ट परी। ठीक, प्रोजेक्ट परी जो है वह यह भी चर्चा में आया था। तो प्रोजेक्ट परी की यदि हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी जो है वह शुरू किया था। प्रोजेक्ट परी का मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी का मतलब क्या है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो संस्कृति मंत्रालय का यह जो है वह प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय का। और पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया जो है वह है। और इसका उद्देश्य की यदि हम बात करें तो भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को जो है वह समृद्ध करते हुए संवाद, प्रतिबिंब और प्रेरणा को जो है वह प्रोत्साहन करना, यानी कि भारत का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उसकी समृद्धि के लिए यह प्रोजेक्ट कार्य करेगा। कुल मिलाकर बेसिक आप यह जानिए। तो ठीक इतने में आपका काम हो जाएगा। तो संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया से इसका तात्पर्य है। और इसका उद्देश्य जो है वह भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को क्या करना है, इनरिचमेंट करना है, समृद्ध बनाना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत का भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यह चर्चा में क्यों आया, तो देखते हैं। तो चालू खाता जो हमारा 2023-24 जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो उसको चालू खाते की जो चौथी तिमाही है उसमें क्या देखा गया है, अधिशेष देखा गया। किसमें, चालू खाते में। अभी चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा व्यू हम इसमें ले लेंगे स्टैटिक पार्ट का भी। ठीक, तो चर्चा में क्यों है भुगतान संतुलन, तो चर्चा में इसलिए है कि चालू खाते में अधिशेष देखा गया है चौथी तिमाही में। ठीक, तो अब भुगतान संतुलन होता क्या है उसके बारे में हम देखें। तो भुगतान संतुलन साथियों एक विशिष्ट अवधि के दौरान जो है वह दुनिया के विशिष्ट अवधि के दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेन देन, ध्यान देना, सभी आर्थिक लेन देन, अब कब, एक विशिष्ट अवधि के दौरान, यानी कि एक विशिष्ट अवधि के दौरान। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2023-24, तो यह विशिष्ट अवधि हुई, या 2024-25, तो यह विशिष्ट। और इस अवधि के दौरान किसी भी हिस्से से, दुनिया के किसी भी देश से किसी भी हिस्से के साथ कोई भी आर्थिक लेन देन यदि किया गया हो, लेन देन किया गया, तो उसका जो एक व्यवस्थित विवरण होगा, यानी कि कितना लेन किया गया और कितना दिया गया, तो उसका एक व्यवस्थित जो विवरण होगा उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है भुगतान संतुलन। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्या होता है उसको हमने समझा। नेक्स्ट जो है यह क्या है कि यह देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, यानी कि यदि किसी देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है काफी अच्छा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति स्टेबल मानी जाती है। और जिसका जो है वह बीओपी यदि खराब हुआ तो उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति जो है वह इनस्टेबल हो जाती है। जैसे कि भारत की 1991 के टाइम हुई थी, जब आर्थिक सुधार, आर्थिक जो है वह उदारीकरण हुआ, तो उस समय जो है वह भारत की बीओपी जो है वह बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वह बिगड़ गया था। तो ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। नेक्स्ट इसका स्टैटिक पार्ट देखते हैं। तो यह बीओपी का जो है वह पार्ट हम देख लेते हैं। तो बीओपी जो है वह दो भागों में, यानी कि भुगतान संतुलन को दो भागों में हम बांट कर उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, तो एक चालू खाते में और एक पूंजी खाते में। ठीक, चालू खाते में और एक पूंजी खाते में। अब चालू खाते को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य। ठीक, अभी इसको हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। और पूंजी खाते
को जो है वह हम किस रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि एफडीआई, एफपीआई, पूंजीगत व्यय और आय। ठीक, अब इसको समझते हैं। तो जो चालू खाता है स्टूडेंट, इसमें जो है वह क्या होता है, जो चालू खाता है इसमें दृश्य और अदृश्य दो प्रकार की जो है वह मदों को जो है इसमें दर्ज किया जाता है। दृश्य से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा, यानी कि जिसको देखा जा सकता है, जैसे कि कोई कमोडिटी हुई, कोई वस्तु हुई, यदि उसका व्यापार किया गया या वो वस्तु आई या वह वस्तु गई, यानी कि या उसका आयात किया गया या उसका निर्यात किया गया, तो उसको हम जो है वह दृश्य मद में डालेंगे। किसमें, चालू खाते के दृश्य मद में, यानी करंट अकाउंट के जो हमारे विजुअल कमोडिटी का हिस्सा होगा उसमें जो है हम डाल देंगे। नेक्स्ट, जैसे कि सेवाएं हो गई, जैसे कि कोई डॉक्टर हुआ, वह अपनी सर्विस देने के लिए ये मान लीजिए यूएसए में जा रहा है, तो उसकी सर्विस कहीं दिखाई तो नहीं देगी, क्योंकि वह एक व्यक्ति के रूप में गया और अपनी सर्विस दे के चला आया। तो इस प्रकार की जो भी लेन देन हो, क्योंकि अब वहां पे गया तो उसने कुछ आय अर्जित की, वहां से आय अर्जित करके भारत आया, तो भारत के हिस्से में भी कुछ उसकी आय रही, तो उसीलिए उसको चालू खाते में दर्ज किया गया। अभी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिनीशन हमने क्या देखी थी, कि सभी आर्थिक लेन देन, तो यदि कोई सेवाएं भी दे रहा है तो वो उसमें भी आर्थिक लेन देन हो रहा है, तो उसको भी जो है वह इसमें दर्ज कर लिया जाता है। तो दृश्य और अदृश्य, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, उसको दृश्य में, और जो सेवाएं होती हैं उसको अदृश्य में। ठीक, अब समझते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता बेसिकली वह अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, जहां जो है वह पूंजीगत यानी कि कैपिटल का लेन देन होता है, किसी स्वामित्व में बदलाव आता है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें यदि एफडीआई आई, तो एफडीआई आने से क्या होगा, स्वामित्व में बदलाव हुआ, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में अपना शेयर खरीदता है तो उसका भी स्वामित्व हो जाता है। तो इसी प्रकार एफडीआई होता है, जो पैसा लगाएगा उसका स्वामित्व होगा। तो किसी जो है वह परिसंपत्ति में, किसी कैपिटल में यदि कोई इन्वेस्टमेंट आता है या इन्वेस्टमेंट जाता है, तो उसको हम कहाँ पे दर्ज करेंगे, उसको हम पूंजी खाते में दर्ज कर लेंगे। ठीक, तो जैसे कि एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और पूंजीगत व्यय और आय, यानी कि कोई यदि कहीं पे निवेश, जैसे मान लीजिए अडानी साहब यदि ऑस्ट्रेलिया में कोई पोर्ट खरीदे और वहां पे इन्वेस्टमेंट किए, तो वह किस में दर्ज किया जाएगा, वह पूंजीगत खाते में, क्योंकि परमानेंट एक स्टेबल टाइम के लिए जो है वह एक इन्वेस्टमेंट भारतीय द्वारा विदेश में किया जा रहा है, या विदेशी द्वारा भारत में किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट जो होगा बेसिकली वह पूंजीगत खाते में देगा। तो इन दोनों को मिलाकर ही हमारा भुगतान संतुलन तैयार होता है। ठीक, तो इस प्रकार हुआ है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं, बीओपी और बीओटी में क्या अंतर होता है। बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार। ठीक, तो उसको हम देख लेते हैं। तो बीओपी और बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, तो उसको देखते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख दे, कहीं कंफ्यूज ना हो। तो इसका हमारा तात्पर्य है व्यापार का। ठीक, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो बीओपी अभी हमने समझा, तो बीओपी में जो होगा स्टूडेंट, वह चालू खाता और पूंजीगत खाता होगा। अब चालू खाता पूंजीगत खाता होता क्या है, इसमें क्या क्या सब डिवीजन होंगे उसको भी हमने देख लिया। तो इसमें चालू खाता और पूंजीगत खाता होगा बीओपी में, और बीओटी जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ माल के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है वह चालू खाता का जो दृश्य वाला हिस्सा है, इतना ही इसमें कवर किया जाएगा। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा उसमें क्या कवर किया जाएगा, सिर्फ चालू खाता का सिर्फ दृश्य वाला हिस्सा, यानी कि सिर्फ माल व्यापार जो होगा, कमोडिटी जो ट्रेड होगा, सिर्फ गुड्स जो ट्रेड होगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट बीओपी में देखें, तो इसमें माल यानी कि कमोडिटी गुड्स, सेवा सर्विसेज और आय प्रवाह सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि यह जो हमने देखा वही वाला बात कर रहा है। ये पूरा पूरा का पूरा जो बीओपी है उसको जो है इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक, और जबकि इसमें देखें तो सिर्फ भौतिक वस्तुओं का व्यापार, यानी कि जो वस्तुएं भौतिक है, जिन्हें छुआ जा सकता है, जैसे किसी वस्तु, किसी जो भारी वस्तु हो या छोटी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, भौतिक वस्तु हो, उसके व्यापार को सिर्फ बीओटी में कंसीडर किया जाएगा।
नेक्स्ट यदि बीओपी की बात करें तो इसमें समस्त आर्थिक लेन देन होता है, जबकि इसमें सिर्फ जो हमारा गुड्स होता है, माल होता है, उसी का लेन देन होता है। ठीक, तो यह एक छोटा सा अंतर हमने देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार बीओपी के बारे में एक जो है वह ब्रीफ स्टडी हमने कर ली, और स्टैटिक पार्ट को जोड़कर भी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है इस वीक में जो चर्चा का विषय रहा वह है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीबीआर। काफी इंपॉर्टेंट है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीबीआर के बारे में। ठीक, तो केरल के एक जो पंचायत है, यानी कि एक गांव टाइप का है, थझाकरा, उसने जो है वह क्या किया है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया है, और उसको क्या किया है, प्रकाशित किया है। किसने? थझाकरा ने। थझाकरा एक पंचायत है केरल का, उसने जो है वह पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को तैयार किया है और उसको जो है वह प्रकाशित किया है। तो पीबीआर होता क्या है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो पीबीआर जो है वह जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा अनिवार्य रूप से आवास, पालतू जानवर, सूक्ष्म जीवों और स्थानीय जैविक ज्ञान सहित जैव विविधता के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में जो है वह कार्य करता है। ठीक, तो इसका जिक्र पीबीआर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीबीआर का जो जिक्र है वह कहाँ पे है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में है। ठीक, जैव विविधता अधिनियम 2002 में पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का जिक्र है, और यह जो है वह किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो जीव जंतु होंगे, चाहे वह पालती हो या वन्य हो, इसके अलावा सूक्ष्म जीवों के बारे में, इसके अलावा जो स्थानीय जो जैविक ज्ञान है उसको, और उस वहाँ की जो स्थानिक जैव विविधता है उसके बारे में एक व्यापक जो है वह कम्प्रिहेंसिवली जो है वह एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसके संबंध में यह पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया जाता है। ठीक, तो यह जैव विविधता अधिनियम 2002 में इसका जिक्र है, और यह क्या है उसके बारे में भी हमने देखा। जैव विविधता प्रबंधन जो समितियां होती हैं, यह जो समितियां हैं वह पूरे भारत में पीबीआर के विकास और उसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार होती है। कौन? तो जैव विविधता प्रबंधन समितियां जो है वह पूरे भारत में पीबीआर के विकास और उसकी देख रेख के लिए जो है वह जिम्मेदार होती हैं। ठीक, तो पीबीआर के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है हमारा अपसौर और उपसौर। तो एपीहेलियन पॉइंट और पेरीहेलियन पॉइंट, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यह भी चर्चा में आया था, क्योंकि इस समय जो है वह हमारी जो पृथ्वी है वह अपसौर बिंदु पर अभी अभी पहुंची थी, तो इसलिए यह चर्चा में आ गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपसौर बिंदु यानी कि एपीहेलियन जो पॉइंट होता है वह होता क्या है, तो आप समझिए कि यह होता है जो, जैसे कि पृथ्वी एक अंडाकार शेप में चक्कर लगा रही है, किसका? सूर्य का। ठीक, मान लीजिए आप एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश, मान लीजिए यह क्या है, सन है। ठीक, अब पृथ्वी जो है वह किस फॉर्मेट में लगा रही, इस प्रकार इलिप्टिकल फॉर्मेट में। ठीक, सर इसको और ठीक से, ओके, तो इस फॉर्मेट में जो है वह यह पृथ्वी जो है वह चक्कर लगा रही है। ठीक, तो पृथ्वी इस फॉर्मेट में जब चक्कर लगा रही है तो कभी ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक, और कभी ऐसी स्थिति आती है पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होती है। तो बस यही पॉइंट है, जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से काफी दूरी पर होती है तो उसी को क्या बोला जाता है, एपीहेलियन पॉइंट, यानी कि उपसौर। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य से दूर होगी तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, अप सौर, एपीहेलियन। यह दूरी कितनी होगी, लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होगी। कितनी? 152 मिलियन किलोमीटर। और यह जो है एपीहेलियन अवसर, यह जुलाई की शुरुआत में जो है क्या होता है, कब होता है, जुलाई की शुरुआत में। ठीक, तो एपीहेलियन। और जस्ट इसका उल्टा यदि हम बात करें जो उपसौर, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होगी, लगभग कितना, 147 मिलियन किलोमीटर, यहाँ पे 152 और यहाँ पर 147, तो लगभग जो है वह
5 मिलियन किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है। तो यदि जब पृथ्वी जो है वह सूर्य के नजदीक पहुंच जाती है तो उस सबसे निकटतम बिंदु को क्या बोला जाता है? उपसौर बोला जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो अपसौर है वह कब आ रहा है? जुलाई में आ रहा है। और यह कब है? काफी दूरी है। लेकिन जुलाई में क्या होती है? गर्मी होती है। नॉर्थ हेमेस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। फिर भी ऐसा क्यों? गर्मी के समय यानी कि जब सूर्य दूर जा रहा है तो गर्मी आ रही है, और जब सूर्य जो है वह नजदीक आ रहा है तब ठंडी का मौसम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में यदि हम देखें तो उसका मुख्य कारण क्या है? धुरी का झुकाव, यानी कि पृथ्वी की धुरी जो है वह झुकी हुई है, और मुख्य रूप से मौसम का जो निर्धारण है वह यही झुकी हुई जो धुरी है वही करती है, जिससे जो उपसौर की तुलना में अपसौर में जो है वह 7% जो है वह कम धूप मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार यदि प्रश्न बने कि गर्मी के मौसम में जो है वह सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, ऐसा क्यों है? सूर्य के दूर होने के बाद भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी क्यों रहती है? तो उसका उत्तर यही होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, और पृथ्वी की झुकी हुई धुरी ही मौसम का निर्धारण करती है। ठीक, तो यह हमारा एक बिंदु हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। तो आईएमओ जो है वह आईएमओ यह चर्चा में रहा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक विशेष जो है वह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने और जहाजों के समुद्री प्रदूषण को जो है वह रोकने पर केंद्रित है। ठीक, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1948 में स्थापित हुआ, और 1958 में जो है इसका जो परिचालन हुआ 10 साल के बाद शुरू हो गया। ठीक, तो और वर्तमान की यदि हम बात करें तो आईएमओ में 175 सदस्य जो राज्य हैं और 3 सहयोगी सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पे स्थित है? लंदन में। तो आईएमओ का जो है वह मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का, तो वह लंदन में स्थित है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 1959 में जो है वह शामिल हुआ, इसके परिचालन के 1 साल बाद शामिल हुआ। इसके अलावा आईएमओ जो है वह शिपिंग उद्योग के लिए एक निष्पक्ष प्रभावी नियामक ढांचा जो है वह बनाता है, और जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात सुविधा जैसे कानूनी मुद्दों को जो है वह संबोधित करता है, जैसे अनक्लाज अनक्लाज हो गए, उसके बारे में आपने सुना होगा अनक्लाज के बारे में। तो उससे संबंधित जो नियम विनियमन होता है उसको जो है वह यह ऑर्गेनाइजेशन देखता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो इसके बारे में हमने देख लीजिए, थोड़ा सा एक नजर इस पे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें तो मैपिंग का इसमें भी सेक्शन है, और थोड़ा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल जो है वह ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल जो है वह इसमें थोड़ा सा दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं तो कोयना बांध एक है महाराष्ट्र में, तो उसके बारे में देखते हैं। किसके बारे में? कोयना के बारे में। ओके, तो यह चर्चा में क्यों था? तो भारत जो है वह भूकंप और पृथ्वी की जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो पपड़ी है उसका अध्ययन करने, यानी कि अर्थक्वेक जो भूकंप आता है और पृथ्वी की जो क्रस्ट है, पपड़ी है, उसका अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र के जो कोयना वाला क्षेत्र है उसमें 6 किलोमीटर गहरे जो है एक ड्रिल कर रहा है, और उसका मिशन जो है वह शुरू किया है। एक ड्रिलिंग का मिशन जो है वह भारत द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यह कोयना में, यानी कि जो महाराष्ट्र का कोयना वाला रीजन है वहां पे शुरू किया गया है। 6 किलोमीटर गहरा एक ड्रिल किया जाएगा। यदि हम सबसे पहले कोयना की बात करते हैं, ठीक, तो 1962 में कोयना बांध को अवरुद्ध किए जाने के बाद इस क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहे। कोयना, आपको बताएं कि कोयना एक बांध था जो कि कृष्णा नदी पर था। यहाँ पे एक झील थी, ठीक, एक झील थी जहाँ पे काफी जो है वह जल भर गया।
और उस जल भराव के भार के कारण जो है इस क्षेत्र में भूकंप आने लगे, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यचकित घटना थी, क्योंकि अभी तक भूकंप जो है वह चट्टानों के खिसकने या प्लेटों के आपस में लड़ने या दूर जाने की घटना के कारण भूकंप आते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वह कोयना रीजन में भूकंप कैसे आए? पानी के भार के कारण। किसी एक जलाशय में इतना जल भर गया कि पृथ्वी जो है वह असंतुलित हो गई। तो 1962 में जो है वह अवरुद्ध किया गया और इसके बाद लगातार यहाँ पे भूकंप देखे गए। इसके अलावा यदि हम देखें तो 3 किलोमीटर गहराई तक ड्रिल किए गए पायलट बोरहोल ने, यानी कि बोरहोल नामक एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसने पहले ही महत्वपूर्ण जो है वह कुछ विशेष जो है वह इस पे अध्ययन प्रदान किया, जिसमें कि प्राचीन लावा और ग्रेनाइट बेसमेंट चट्टानों की जानकारी शामिल है। यानी कि इस क्षेत्र में लावा के प्रवाह और जो अंदर जो है वह ग्रेनाइट चट्टाने हैं उसके बारे में जानकारी मिली है 3 किलोमीटर की गहराई पर। इस जो 6 किलोमीटर की अब गहराई की जा रही, इसका फायदा क्या होगा? तो इसका उद्देश्य जो है वह क्या है कि जलाशय ट्रिगर भूकंपों को जो है बेहतर ढंग से समझना। जलाशय ट्रिगर भूकंप क्या क्या मतलब है? यानी कि ऐसे भूकंप जो जलाशयों में भारी जल राशि के कारण आते हैं। जब जल राशि इतनी ज्यादा भर जाती है कि असंतुलन स्थापित हो जाता है, तब जो भूकंप आते हैं तो उसी को जलाशय ट्रिगर भूकंप बोला जाता है। ठीक, तो जलाशय ट्रिगर भूकंप के बारे में अध्ययन करना। इसके अलावा जो है वह इस क्षेत्र की जो बनावट है, यानी कि इसमें लावा प्रवाह, ज्वालामुखियों का अध्ययन और ग्रेनाइट चट्टानों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इस संबंध में जो है विशेष तौर पर यह मैपिंग सेक्शन में आपको काम आएगा। और इसके अलावा यह एक जो शब्द यहाँ पे आया जलाशय ट्रिगर भूकंप, तो यह है यानी कि जो ऐसे भूकंप जो जलाशयों के द्वारा आते हैं, जलाशयों में भारी जल राशि के कारण जब पृथ्वी असंतुलित हो जाती है तो ऐसे भूकंप। ठीक, तो यह एक इम्पॉर्टेंट जो है वह टॉपिक हमारा था। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी चर्चा में आया वह था कि केंद्र ने जो है वह जम्मू कश्मीर के एलजी की प्रशासनिक भूमिका को व्यापक बनाने के लिए जो है वह नियमों में संशोधन किए। यानी कि जो जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक यूटी है और वहाँ एक एलजी कार्य करते हैं। ठीक, एलजी यानी कि जो उपराज्यपाल इन्हें बोला जाता है, जो कि बेसिकली जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के एक प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, यह इनकी जो भूमिका है यह राज्यों के राज्यपाल से बिल्कुल अलग है। इसके बारे में कभी कम्प्रिहेंसिवली एक क्लास की जरूरत होगी, लेकिन आप इतना जानिए कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनसे यह टोटली डिफरेंट होते हैं। यह जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह तो इन एलजी के प्रशासनिक जो भूमिका है उसमें के लिए व्यापक उसे बनाने के लिए जो है वह केंद्र द्वारा संशोधन किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने जो है वह शासन को सुव्यवस्थित करने और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका का विस्तार किया गया है। इसके लिए नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो क्या कुछ संशोधन है उसको हम देख लेते हैं। तो प्रमुख संशोधन क्या है? तो बढ़ी हुई प्रशासनिक शक्तियां, यानी कि एलजी के पास अब प्रशासनिक मामले में अधिक अधिकार होंगे, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पोस्टिंग भी शामिल होगी। ठीक, तो अब जो है वह जम्मू कश्मीर के जो एलजी होंगे वह वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर जो है वह महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो इनके विभागों की जो है वह संख्या बढ़ गई है। विभागों पर इनका नियंत्रण जो है वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। इसके अलावा कुछ वित्तीय निर्णय में भी इनकी शक्तियां जो है वह बढ़ा दी गई हैं। तो एलजी को वित्तीय मामले में जो है वह विस्तारित शक्तियां दी गई हैं, जिसमें धन की मंजूरी और विकास परियोजनाओं की मंजूरी भी जो है वह शामिल की गई है। तो इस प्रकार जो है वह एलजी की शक्तियां जो है बढ़ाई गई हैं। इससे समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, तो यदि उसके बारे में हम बात करें तो समस्याओं के बारे में यदि हम देखें तो सत्ता का जो है वह केंद्रीकरण बढ़ेगा। यानी कि संशोधन जो है वह एलजी के साथ अधिक प्रशासनिक शक्ति जो है वह केंद्रित करेगा। यानी कि सत्ता का जो है वह केंद्रित किसी एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा शक्ति आ जाएगी, जिससे कि कुछ प्रशासनिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें
तो शासन में दक्षता भी प्रभावित हो सकती है। ठीक, तो शासन में क्या हो कि कोई एक व्यक्ति के पास यदि इतने विभाग होंगे जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तो निश्चित ही प्रशासनिक दक्षता इफिशियंसी जो है वह प्रभावित होगी। तो इस प्रकार के जो है वह कुछ परिवर्तन किए गए। तो इस पूरे जो हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा, यह पूरी जो खबरें थी, जो पूरे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, यह पूरे हफ्ते जो है वह चर्चा का विषय रहे, और यह द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्रों से भी लिए गए हैं। तो आप इसको जो है वह अच्छे से इस पूरे क्लास को देखिए, और रेगुलर जो है हमारी इस सीरीज के साथ जुड़िए और सपोर्ट कीजिए, ताकि यह सीरीज चलती रहे। इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जो है वह क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।